कहानियां ऐसी होती हैं जो सच होने के लिए बहुत अजीब लगती हैं। सोचिए, एक आदमी अचानक गायब हो जाता है और फिर सालों बाद एक ऐसी खौफनाक अफवाह सामने आती है जो एक भूले बिसरे केस को दोबारा जिंदा कर देती है। ये बात है 1987 की। एक जासूस को एक मैसेज मिलता है, एक ऐसा मैसेज जो उसके पूरे करियर को हिलाकर रख देने वाला था। ये मैसेज था एक ऐसे केस के बारे में जो 4 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। और यही वो एक सवाल था जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को सालों तक परेशान रखा। उनके पास एक बेहद खौफनाक कहानी तो थी, लेकिन क्या वो उसे ठोस सबूतों से जोड़ पाते? तो ये सब शुरू कैसे हुआ? बस एक अकेले गुमनाम से मैसेज के साथ। एक ऐसा मैसेज जो एक भूले बिसरे केस पर पड़ी धूल हटाने वाला था और उसे फिर से सुर्खियों में लाने वाला था। उस टिप में जो कहानी थी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। कहानी के मुताबिक एक आदमी को सिर्फ मारा ही नहीं गया, बल्कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उसे करी में पकाया गया और फिर सबसे खौफनाक बात, उसे उन लोगों को परोस दिया गया जिन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या खा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस भयानक टिप का शिकार आखिर था कौन? चलिए इस आदमी की कहानी जानने के लिए 4 साल पीछे चलते हैं। शुरू में जो रिपोर्टें आईं उनसे पता चला कि वो एक कसीनो गया था, लेकिन बस उसके बाद कोई सुराग नहीं मिला और अया कन्नू का केस ठंडे बस्ते में चला गया, एक और अनसुलझा रहस्य बनकर। पूरे 4 साल उसका परिवार बस जवाब का इंतजार करता रहा। 4 साल की लंबी खामोशी, और फिर अचानक एक मैसेज आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब जासूस के लिए यह समय के खिलाफ एक दौड़ थी। क्या वो इस खौफनाक अफवाह और एक पुराने ठंडे पड़ चुके केस के बीच कोई ठोस कड़ी ढूंढ सकता था, इससे पहले कि बचे खुचे सुराग भी हमेशा के लिए मिट जाए? तो उस जासूस ने पुराने रिपोर्ट्स खंगालने शुरू किए। धूल भरी फाइलें, भूली बिसरी रिपोर्टें, सब कुछ। और फिर आखिरकार उसे वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। एक गुमशुदगी की रिपोर्ट जो उस टिप की हर डिटेल से पूरी तरह मैच हो रही थी। अब जैसे जैसे जासूसों ने इस मामले की गहराई में जाना शुरू किया, एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आने लगी। अय्याकनो का परिवार उतना सीधा साधा नहीं था जितना बाहर से दिखता था, और बहुत जल्द एक मजबूत मकसद भी साफ नजर आने लगा। और फिर वो दिन आया, 27 मार्च 1987। पुलिस ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की और परिवार के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इस खबर ने पूरे समुदाय में सनसनी फैला दी। बंद दरवाजों के पीछे पूछताछ का दबाव बढ़ता गया और आखिरकार एक भाई टूट गया। उसने जो कहानी सुनाई वो किसी के भी बुरे से बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक थी। ये प्लान बहुत ही शातिर और सरल था। सबूतों को छिपाना नहीं था, बल्कि उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना था, वो भी सबसे भयानक तरीके से। तो अब पुलिस के पास एक इकबालिया बयान था। उन्हें लगा कि केस एकदम पक्का है, लेकिन वो एक ऐसी कानूनी लड़ाई में उतरने वाले थे जो उनकी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा होने वाली थी। पूरा मामला कानून के एक बुनियादी उसूल पर आकर अटक गया कि एक कबूलनामा, चाहे वो कितना भी डिटेल क्यों न हो, बिना फिजिकल सबूत के कुछ भी नहीं है। और इस केस में कोई फिजिकल सबूत था ही नहीं। और इसीलिए एक चौंकाने वाले फैसले में अदालत ने सभी 8 संदिग्धों को बरी कर दिया। इकबालिया बयान के बावजूद, पूरी कहानी के बावजूद, सबूत नहीं थे और बिना सबूत के सजा नहीं हो सकती थी। लेकिन सालों की तलाश के बाद भी कुछ नहीं मिला। आखिरकार 1991 में भाइयों को हमेशा के लिए रिहा कर दिया गया और ये केस आधिकारिक तौर पर एक बार फिर से ठंडा पड़ गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में ये तो बस शुरुआत थी इस बात की कि कैसे करी मर्डर मिस्ट्री सिंगापुर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। ये केस देखते ही देखते पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, इतना कि इस पर एक पॉपुलर टीवी सीरीज भी बनाई गई। लाखों लोगों के लिए ये एक असल जिंदगी का रहस्य था जो उनके लिविंग रूम में चल रहा था। और कहानी में एक और अजीब मोड़ तब आया जब हत्या के इल्जाम से बरी हुए लोग खुद को एक अलग कानूनी लड़ाई में पाते हैं, अपनी इज्जत बचाने की लड़ाई। ये केस हर मोड़ पर और भी ज्यादा अजीब होता जा रहा था। और आज 38 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद अय्याकनो का क्या हुआ, ये एक रहस्य ही है।
ना कोई बॉडी मिली, ना किसी को सजा हुई, बस एक परेशान करने वाली कहानी है जो आज भी सुनाई देती है। ये एक ऐसा ख्याल है जो रोंगटे खड़े कर देता है। अगर वो कबूलनामा सच था तो कातिल ना सिर्फ सजा से बच गए, बल्कि उन्होंने अपने पड़ोसियों को भी अनजाने में अपने गुनाह का हिस्सेदार बना लिया। और शायद यही करीम मर्डर मिस्ट्री की सबसे बड़ी विरासत है। ये हमें एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई जुर्म सच में परफेक्ट हो सकता है, तब भी जब शायद दुनिया जानती हो कि असल में क्या हुआ था? एक ऐसा जुर्म जिसके पीछे कोई मकसद ही नहीं, और एक ऐसा कातिल जिसे कुछ याद ही नहीं। ये कहानी एक ऐसे ही विरोधाभास की है जो हमें उस रात में ले जाती है जब एक इंसान ने जागती आंखों लेकिन सोए हुए दिमाग से एक खौफनाक जुर्म को अंजाम दिया। जरा सोचिए, 23 साल का एक नौजवान केनेथ पार्क्स, जो अपने जुए की लत और कर्ज से परेशान था, आधी रात को उठता है, 22 किलोमीटर ड्राइव करके अपने ससुराल पहुंचता है। वहां वो अपनी सास की बेरहमी से हत्या कर देता है और अपने ससुर पर जानलेवा हमला करता है। और इसके बाद खून से लथपथ खुद पुलिस स्टेशन जाकर कहता है, मुझे लगता है मैंने 2 लोगों को मार दिया है। लेकिन जब ये केस कोर्ट में गया तो केनेथ के वकील ने जो दलील दी उसे सुनकर सब हैरान रह गए। उनकी दलील थी कि केनेथ ने यह सब कुछ नींद में किया था, वो जागा हुआ था ही नहीं, और इसलिए वो अपने किए के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। यही सवाल तो इस पूरे मामले की जड़ है। क्या कोई इंसान सोए सोए गाड़ी चलाने और किसी की जान लेने जैसा मुश्किल काम कर सकता है, बिना जागे, बिना सोचे समझे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें नींद के विज्ञान की गहराइयों में उतरना होगा। तो चलिए, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम सब नींद की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। नींद में चलने को मेडिकल भाषा में सोमनाम्बुलिज्म कहते हैं। ये एक स्लीप डिसऑर्डर है जो नींद के एक बहुत ही खास स्टेज में होता है। ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक न्यूरोलॉजिकल घटना है, मतलब दिमाग का एक खेल है। देखिए, हमारी नींद के मोटे तौर पर 2 हिस्से होते हैं। एक है REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और दूसरा है NREM मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। REM नींद वो स्टेज है जब हम सपने देखते हैं, हमारा दिमाग बहुत एक्टिव होता है, लेकिन हमारा शरीर एक तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है, ताकि हम सपनों में जो कर रहे हैं वो असल में ना करने लगें। वहीं दूसरी तरफ NREM नींद में, खासकर इसकी सबसे गहरी अवस्था में, शरीर हिलडुल सकता है, और बस यहीं पर नींद में चलने की घटना होती है। हम पूरी रात लगभग 90 से 110 मिनट के साइकिल्स में सोते हैं। हम हल्की नींद से शुरू करके सबसे गहरी नींद यानी स्टेज N3 तक जाते हैं, और फिर REM स्लीप में। नींद में चलना इसी स्टेज 3 में होता है, जो रात के शुरुआती घंटों में ज्यादा लंबा होता है। यही वजह है कि ऐसी ज्यादातर घटनाएं सोने के कुछ ही घंटों के अंदर होती हैं। तो आखिर उस वक्त दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है? ऐसा लगता है मानो कोई भूतिया ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो। चलिए समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब कोई नींद में चलता है तो उसका दिमाग 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा जो हमारे हाथ, पैर और शरीर को कंट्रोल करता है, वो तो जाग जाता है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो सोचता है, समझता है, यादें बनाता है, मतलब जो हमारी चेतना है, वो गहरी नींद में सोया रहता है। यही वजह है कि वो लोग चल सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, पर सुबह उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। फिल्मों ने तो हमारे दिमाग में एक ज़ॉम्बी जैसी तस्वीर बना दी है कि वो हाथ आगे करके चलते हैं, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। और हाँ, उन्हें जगाने से उन्हें कोई हार्ट अटैक नहीं आता, बस वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद डर भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो अपने बिस्तर से बाहर कैसे आ गए। और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। और नींद में चलने का ये जो व्यवहार है ना, ये बहुत अलग अलग तरह का हो सकता है। एक तरफ ली हैडविन जैसे लोग हैं जो एक आर्टिस्ट हैं, और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ सोते हुए ही शानदार पेंटिंग्स बना सकते हैं, जागते हुए नहीं। तो दूसरी तरफ रॉबर्ट वुड जैसे लोग हैं जिन्हें स्लीप वॉकिंग शेफ कहा जाता है, क्योंकि वो नींद में उठकर ऑमलेट और पास्ता जैसी चीज़ें बना लेते हैं। ये सवाल हमें इस डिसऑर्डर के असली कारणों की तरफ ले जाता है। क्या ये सिर्फ तनाव या नींद की कमी से होता है, या इसमें जेनेटिक्स की भी कोई भूमिका है? ये आंकड़े देखिए, सब साफ हो जाएगा। रिसर्च बताती है कि ये बीमारी परिवारों में चलती है। जिन बच्चों के माता पिता में से किसी को भी ये समस्या नहीं रही, उनमें इसके चांस सिर्फ 22% के करीब होते हैं। लेकिन अगर एक पेरेंट को ये दिक्कत रही है तो बच्चे में चांस बढ़कर 47% हो जाता है, और अगर दोनों पेरेंट्स को ये समस्या रही है तो चांस 61% से भी ज्यादा हो जाता है। तो अब जब हम साइंस को थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए वापस अदालत के कमरे में चलते हैं और देखते हैं कि केनेथ पार्क्स के केस का क्या हुआ। देखिए, कोर्ट के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन होती है। कानून में किसी को अपराधी साबित करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं।
एक तो वो गलत काम और दूसरा उस काम को करने का गलत इरादा, जिसे कहते हैं दोषी मन। पर जब किसी का मन ही सोया हो तो इरादा कैसा? यही वजह है कि एक जज ने इसे कानून का दलदल कहा था। यहाँ दो बहुत मशहूर केस हैं। केनेथ पार्क्स बरी हो गया क्योंकि उसके पास कत्ल का कोई मकसद नहीं था, उसकी नींद में चलने की पुरानी हिस्ट्री थी और कई एक्सपर्ट्स ने भी इस बात को माना। दूसरी तरफ स्कॉट फॉल्टर को दोषी ठहराया गया। क्यों? क्योंकि उसकी हरकतें बहुत ज्यादा प्लान्ड लग रही थीं। अपनी पत्नी को 44 बार चाकू मारना, हथियार और खून से सने कपड़े छिपाना, जूरी को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि इतना सब कुछ कोई नींद में कर सकता है। तो जो लोग इस कंडीशन के साथ जी रहे हैं, उनके लिए इसके क्या मायने हैं? वो किन खतरों का सामना करते हैं और कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? ये घटना उतनी भी रेयर नहीं है जितना हम सोचते हैं। दुनिया में करीब 7% लोग अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार नींद में चले हैं। बच्चों में तो ये बहुत ही कॉमन है, लगभग 15% बच्चे इसका अनुभव करते हैं, और करीब 3 से 4% वयस्क ऐसे हैं जो नियमित रूप से नींद में चलते हैं। अगर परिवार में कोई नींद में चलता है तो सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि दरवाजों और खिड़कियों पर ऐसे ताले हों जो आसानी से न खुलें, फर्श साफ हो ताकि कोई गिर न जाए, और चाकू जैसी कोई भी खतरनाक चीज पहुंच से दूर रखी हो। सीढ़ियों और बालकनियों पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि गिरने का खतरा सबसे बड़ा होता है। और यही हम इस विश्लेषण को खत्म करते हैं, एक ऐसे सवाल के साथ जो विज्ञान, कानून और फिलॉसफी के बीच की लकीरों को धुंधला कर देता है। अगर कोई व्यक्ति उस वक्त होश में ही नहीं है जब वो कोई काम कर रहा है, तो क्या उसे उस काम के नतीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद विज्ञान और कानून दोनों ही इसका पूरा जवाब कभी नहीं दे पाएंगे। Watch the full video on the channel and don't forget to subscribe.